तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 को लेकर। और इस सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट नंबर 2 और 1 अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन कवर किया है हमने इसमें। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार की बात चल रही है, क्योंकि 12 से 35 जो है ये भाग 3 है संविधान का। मौलिक अधिकार बताना है कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, या समता का अधिकार से, या शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अधिकार हैं समता के अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें 14 जो अनुच्छेद है वो विधि के समक्ष समता से संबंधित है। 15 है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है इसमें राज्य। और 16वां है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है इसके बारे में। और 17 है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये 18वां है। तो 14 से 18 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है, जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत है ये, जिसके तहत आदमी कुछ भी होने पर, आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है रिट लगाकर। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है, जबकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प दिए हुए हैं 1 अगस्त, 1 मई, 25 नवंबर या 16 अगस्त। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई, जिसे कि मई दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिवस को पहली बार 1 मई सन 1886 को मनाया गया था, तब जब अमेरिका की जो मजदूर यूनियन थे उन्होंने अपना काम का समय जो है वो 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल किया था। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सन 1923 में चेन्नई में वामपंथियों के द्वारा इस दिन को मनाया गया था। लेकिन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन हमने सेट 2 में बताया है आपको। खैर, विकल्प है ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड अम्ल मौजूद होता है। सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 है कि सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। सन 2002 में ये उपन्यास लिखा गया था। 4 विकल्प हैं पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा या सीडीएस विपिन रावत। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी पर सोल्जरिंग विथ डिग्निटी उपन्यास लिखा गया है, और इस पर एक मूवी भी बनी है। खैर, अगर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात करें तो ये जो फील्ड मार्शल की उपाधि है, हालांकि यह उपाधि है नहीं, यह औपचारिक किस्म का उपाधि है जो कि जनरल के पद से भी ऊंचा उपाधि होता है, और इसे 5 स्टार का उपाधि माना जाता है। और इन्हें यह पुरस्कार सन 1973 में दिया गया था। और कुल भारत में ऐसे 2 व्यक्ति हुए हैं जिन्हें कि फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, जिसमें दूसरे हैं के.एम. करियप्पा, जिन्हें 1986 में यह प्रदान किया गया था। यानी कि सबसे पहले फील्ड मार्शल की उपाधि जो है सैम मानेकशॉ को ही प्रदान किया गया था। और ये जो बताया कि जो फील्ड मार्शल की उपाधि होता है ये एक तरह का युद्धकालीन रैंक होता है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखा गया उपन्यास है सोल्जरिंग विथ डिग्निटी। और प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है कि कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी कि कौन सा मंत्रालय है जो कारपोरेट को ये करता है कि भैया आप देश के लिए भी कुछ काम करो।
4 विकल्प हैं। सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय या आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय जो है वह इसके लिए जिम्मेदार है। तो असल में क्या है, कारपोरेट्स के लिए CSR की कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये है ना। तो इसमें क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसके तहत ये है कि आपको कुछ अपने लाभ का हिस्सा जनहित पे खर्च करना होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। और प्रश्न नंबर 6 है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर, यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ स्थित है, मैसूरू में, अहमदाबाद में, पुणे में या बंगलुरु में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अहमदाबाद में स्थित है, कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात राज्य में। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1947 में विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया था। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। अगर आप थोड़ा बहुत याद हो तो मामल्लपुरम जो है यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मामल्लपुरम उत्सव जो है तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। होता क्या है कि जो उत्सव है, यह उत्सव जो है असल में भारत में विभिन्न नृत्य रूपों का एक समृद्ध विरासत है। जो उत्सव लगभग 4 सप्ताह तक दिसंबर से जनवरी के बीच चलता है। और यह जो उत्सव है तमिलनाडु सरकार के पर्यटन विभाग या पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसमें भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये होते हैं। इसके अलावा कुछ जो तमिल लोकल नृत्य हैं उनका भी आयोजन मामल्लपुरम उत्सव में किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। महाजनपद के बारे में पूछ रहा है, 16 महाजनपद थे, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 16। और इनकी अगर हम बात करें महाजनपद की तो 16 महाजनपद, जिसमें पहला अंग है, इसकी राजधानी चंपा थी। दूसरा कंबोज है जिसकी राजधानी घाटक थी। और तीसरा जो महाजनपद उसकी बात करें तो काशी जिसकी राजधानी वाराणसी। चौथा कुरु, इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ। और कौशल जो कि 5वां महाजनपद हो गया अपना, इसकी राजधानी अयोध्या, बाद में श्रावस्ती हो गई। गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी है। और चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली। और मगध जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। और मगध जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली जनपद था। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी हो गई। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती। और मल्ल राज्य या मल्ल महाजनपद इसकी राजधानी कुशावती। पंचाल इसकी अहिच्छत्र। मत्स्य की बात कर लें तो मत्स्य का जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। और असमक, तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये असमक, जिसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी। और सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है। तो ये हो गया कुछ महाजनपद के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब प्रश्न नंबर 9 देख लें। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर 22 तक चला था, इसे स्थगित कर दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। क्यों? विकल्प है बंगाल का विभाजन, चौरा चौरी घटना, या लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की घटना, या जलियांवाला बाग नरसंहार। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, इसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था या समाप्त कर दिया था। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि भारत जैसा देश उस समय इस युद्ध के लिए अंग्रेजों से तैयार नहीं था, क्योंकि इसका घातक परिणाम होता, बहुत सारे लोगों की जान जाती। खैर, बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 में की गई थी, और यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, अब बात कर लें लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी, तो ये साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तब यह कांड हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 को इन पर लाठीचार्ज हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की या नरसंहार की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को यह नरसंहार हुआ था।
और प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। विकल्प है सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली या मक्का। तो अब फसल नहीं है तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना कि खरीफ की फसल ही देख लें कौन कौन से हैं। तो खरीफ की फसल ऐसा है कि जिसका जो समय है बरसात का समय, यानी कि अब मई जून से लेकर जुलाई अगस्त तक जिसका रहता है, सॉरी सितंबर तक रहता है, वो खरीफ की फसल कहलाता है। तो खरीफ की फसल सोयाबीन आती है खरीफ की फसल में, गेहूं नहीं आता, मूंगफली आता है और मक्का आता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, हालांकि बी होना चाहिए था, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। बाकी सोयाबीन, मूंगफली और मक्का ये तीनों जो है खरीफ की फसल है। सही विकल्प यहाँ पे गेहूँ हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 देखें, प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में काम करता है। और प्रश्न नंबर 12वां देख लें, प्रश्न नंबर 12वां है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या कोस्टारिका। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये फ्रांस में स्थित है। ये 2021 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला। और इसका जो ये बंदरगाह है जो कि चंद्रमा के आकार का बंदरगाह है, इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 13 देखें, प्रश्न नंबर 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में बाल श्रमिक के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 7 अगस्त, 1 मई, 5 जुलाई या 12 जून। तो सही विकल्प होगा यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा कि यह 12 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को, यानी कि स्पेशल फोर्स को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। NIA, RPF, CBI या फिर NSG। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि NSG या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इस टाइप के खतरों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया है। और प्रश्न नंबर 15 है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या मालदीव। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारत और नेपाल के द्वारा सूर्य किरण में भाग लिया गया नवंबर 2023 में। और प्रश्न नंबर 16वां है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से, जब रूस यूक्रेन का संघर्ष चल रहा था उस समय भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा या ऑपरेशन सुजय। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और प्रश्न नंबर 17 है कि GST का तात्पर्य है, यानी कि GST क्या है। सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर या माल और बिक्री कर। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। और इसी तरह 18वां प्रश्न है कि मामूली चीज़ों का देवता, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अरुंधति राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, सलमान रुश्दी या अमीश त्रिपाठी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और जो कि सन 97 में प्रकाशित हुई थी। और इन्हें इस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला था सन 1997 का। और प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री या परमवीर चक्र। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है ये भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। और प्रश्न नंबर 20 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है।
प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, जबकि अनुच्छेद 89(1) के तहत राज्यसभा की संरचना बताई गई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। 21 नंबर देखिए प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प है 16 अगस्त, 25 नवंबर, 12 जनवरी और 31 दिसंबर। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, 12 जनवरी जो है ये भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, यानी उनका जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। और प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो सही विकल्प यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, सी विकल्प कि जो हम्पी नृत्य उत्सव है ये कर्नाटक राज्य का उत्सव है। और प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो सही विकल्प ये जिम्मेदारी जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 25 है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या मैसूरू। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह जो है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 26 है कि NIA का पूर्ण रूप दीजिए, यानी कि NIA का मतलब क्या है। नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और प्रश्न नंबर 27 है कि और क्वेश्चन नंबर 27 है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से, यानी कि इजराइल और जो युद्ध चल रहा था हमास के साथ, तो उस संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन हॉट परस्यूट। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। और प्रश्न नंबर 28 है कि हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है। मालदीव, चीन, म्यांमार या श्रीलंका। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, श्रीलंका के साथ यह शुरू किया गया है। 2011 से 2016 तक ये दौर चला था, कुछ मामला निकल नहीं पाया था आगे, तो इसके बाद फिर ये शुरू हुआ। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 29 है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर या हार्टिकल्चर। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है ये। सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। विटिकल्चर की बात करें तो विटिकल्चर को अंगूर की खेती को कहा जाता है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। 30वां और अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चि, मुंबई, मोरमुगांव या कोलकाता। देखिए अरब सागर की रानी के नाम से की बात कर रहा है तो अरब सागर में कोलकाता आएगा नहीं, ठीक है। मुंबई, कोच्चि, मोरमुगांव तमिल में है तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे विकल्प बचते हैं ए और बी, कोच्चि और मुंबई। तो कोच्चि को कहा जाता है इसके प्राचीन उपयोग के कारण। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, कोच्चि। तो बस इस वीडियो में इतना तक ही। नमस्कार। और ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।